स्वागत है सभी का। कैसे हैं सभी? ओके। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं वापस आ गया हूं तो चेहरे का रंग फीका पड़ गया है। हैं? ऐसा ही है? हाँ या ना? ऐसा ही है? चलिए साहब बैठिए, है ना। ये जीजी कह रही कि सर हाँ हैं? अब घंटा डेढ़ घंटा और जेल लो, हैं? रोजाना जेलना है। बिट्टू बोला आज, बिट्टू रोजाना जेलना है। ये याद रखो कि जिस दिन हम कक्षा से गए उस दिन समझना तुम्हारी खुशियां उजड़ गई। ओके। क्या पढ़ रहे थे? अरे भाई क्या पढ़ रहे थे? हैं? चलिए साहब, याद रखना जो सिद्धांत है हमारा क्लार्क हल वाला, नोट डालकर क्लार्क हल के सिद्धांत में ही हम आगे बढ़ेंगे। और क्लार्क हल के जो सिद्धांत की बात हो रही थी, उस सिद्धांत में आपको एक बात ध्यान रखना कि क्लार्क हल के सिद्धांत का स्किनर ने समर्थन करते हुए क्या कहा था कि यह आज तक का अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। क्लार्क हल ने, ठीक है, जो सिद्धांत दिया उसका समर्थन किसने किया? स्किनर ने। स्किनर ने क्या कहा था कि यह आज तक का अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। फिर याद रखना सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्लार्क हल का यह सिद्धांत होम्योस्टेसिस पद्धति पर आधारित है। होम्योस्टेसिस पद्धति या होम्योस्टेसिस पैटर्न जिसे हम कहते हैं, यह दिमाग में आता है ये क्या होता है? पहले प्रैक्टिकली बातों के माध्यम से जानो। बहुत सारी बार हम बैठे बैठे विचार करते हैं कि अब मैं इन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा और वो करके दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं किया हो। बोलो, ऐसी बातें अगर हमारे मायने में आती है तो कहीं न कहीं हमारी मानसिक संरचना में आंतरिक रूप से क्या हो रहा है? आंतरिक रूप से हमारी मानसिक संरचना में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और वह परिवर्तन आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो यह पद्धति ही क्या है? होम्योस्टेसिस पद्धति है कि बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना में होने वाले आंतरिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना में होने वाले आंतरिक परिणाम, मानसिक संरचना में होने वाले आंतरिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली पद्धति होम्योस्टेसिस पद्धति कहलाती है। मतलब जब आप अपने मेंटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हो, अब मुझे ये चीजें छोड़नी है और बहुत ही आगे बढ़ना है, आगे जाना है, चाहे मेरे साथ में कोई हो या ना हो, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। इसका मतलब जब आप खुद अपने आप में एक निर्णय कर लो, एक निश्चय कर लो, मुझे अब आगे बढ़ना है और जो चीजें, जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां अब मैं नहीं करने वाला हूं, बोलो ये परिवर्तन ही क्या है? आपका होम्योस्टेसिस पद्धति। एक बार अगर कोई व्यक्ति अपने माइंड में साइकोलॉजी सेट कर लेगा, मुझे तो आगे बढ़ना, मतलब आगे बढ़ना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये होम्योस्टेसिस पद्धति की ही बात हो रही है। तो लिखें, क्लार्क हल का यह सिद्धांत क्लार्क हल का यह सिद्धांत होम्योस्टेसिस पद्धति पर आधारित है। क्लार्क हल का यह सिद्धांत होम्योस्टेसिस पद्धति पर आधारित है। क्लार्क हल का यह सिद्धांत कौन सी पद्धति पर आधारित है? होम्योस्टेसिस पद्धति पर आधारित है। जब भी आपसे बात करें तो ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि क्लार्क हल का यह सिद्धांत
होम्योस्टेसिस पद्धति पर क्या है बेटा, आधारित है। लिखें होम्योस्टेसिस पद्धति से आशय, मतलब क्या हुआ इसका, होम्योस्टेसिस पद्धति से आशय, होम्योस्टेसिस पद्धति से आशय किसे आशय बेटा, होम्योस्टेसिस पद्धति से आशय। अब दोस्तों होम्योस्टेसिस पद्धति से आशय या इसमें अर्थ का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना में होने वाले आंतरिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया होम्योस्टेसिस पद्धति कहलाती है। लिखें बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना में, बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना में, बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना में होने वाले आंतरिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, आंतरिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया होम्योस्टेसिस पद्धति कहलाती है। कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो होम्योस्टेसिस पद्धति कहलाती है। मतलब 100 बात की एक बात, एक ही चीज दिमाग में रखो कि जब बालक अपनी मेंटल स्ट्रक्चर में चेंज करता है और वो आगे बढ़ने की सोचता है, वही उसके लिए क्या है, होम्योस्टेसिस पद्धति है। परफेक्ट। तो ये कौन सा सिद्धांत हुआ आपका, क्लार्क हल का सिद्धांत। इसमें शैक्षणिक महत्व लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए साहब, नंबर 2, नंबर 5वां सिद्धांत है हमारा, और 5वां सिद्धांत जो है उस सिद्धांत को हम कहते हैं अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत। अधिगम का कौन सा सिद्धांत है, प्रतिस्थापन सिद्धांत। अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बेटा, अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत। दोस्तों अधिगम के प्रतिस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है एडविन रे गुथ्री, E.R. गुथ्री। 1936 में यह सिद्धांत दिया गया। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और परंपरागत व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ये कौन है, परंपरागत व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, परंपरागत व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत और अधिगम के प्रतिस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है, बोलो किसे जाता है, एडविन रे गुथ्री। सिद्धांत कब दिया, और परंपरागत व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के नाम से भी ये जाना जाता है। करेक्ट। अब दोस्तों ये याद रखना कि अधिगम के इस सिद्धांत को अधिगम का स्थानापन्न सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगम का समीपता सिद्धांत भी कहते हैं। अधिगम का कौन सा सिद्धांत कहते हैं, समीपता सिद्धांत भी कहते हैं। अधिगम का एकल प्रयास थ्योरी भी कहते हैं, और अधिगम का अनुभव आधारित सिद्धांत भी कहते हैं। अनुभव आधारित सिद्धांत, देखो अनुभव आधारित सिद्धांत, ये अनुभव जन्य सिद्धांत कॉल रोजर्स का है। ठीक है, कॉल रोजर्स का कौन सा, अनुभव जन्य, जबकि ये अनुभव आधारित है। कितने नाम हुए, 5।
पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? नंबर 2। नेक्स्ट कौन सा है? एकल प्रयास। और नेक्स्ट कौन सा है? जनक कौन है? और सिद्धांत कब दिया? 1900। बोलोगे तो नहीं? कसम खाओ, मेरी कसम। गजब। चलिए साहब लिखो इसे। सर जी सभी नियमों में विदेशी ही हैं, अपने भारतीय क्यों नहीं है? अब आएगा मेरा नाम। हाँ भाई, इसी जिंदगी में कुछ न कुछ तो कांड कर जाएंगे। मनोविज्ञान के क्षेत्र में आपके आने वाली बच्चे पढ़ेंगे और फिर कहना ये हमारे गुरुजी जिससे हम पढ़े थे, अब तुम उनकी किताबें पढ़ो। नालायकों, कब तो कम से यूं तो कह दो हाँ। सुने वो, जैसे तुम्हारी किडनी उधार मांग ली हो वैसे तो तुम रिएक्ट कर रहे हो, हैं? सीरियस हो गए हैं? चलिए साहब, अब इस सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन गुथरी ने क्या कहा, इस सिद्धांत को बिना लिखे अब अपनी नजर टकाटक पैनल पर ले आओ, ठीक है? क्योंकि सिद्धांत पूरा एक साथ ही चलेगा, फिर आप एक साथ इसको राइट करेंगे। समझे? सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं यहां पर, गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए पूर्व अनुभव पर सबसे ज्यादा बल दिया। किसके ऊपर? पूर्व अनुभव। गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसके ऊपर? पूर्व अनुभव पर सर्वाधिक बल दिया। अब ये पूर्व अनुभव पर जो सर्वाधिक बल दिया है वो किस प्रकार से दिया, वो ध्यान रखना। तो नॉट गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसके ऊपर? पूर्व अनुभव पर बल दिया। गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए बल दिया, किसके ऊपर बल दिया? तो पूर्व अनुभव पर बल दिया। सबसे ज्यादा जो फोर्स किया वो किसके ऊपर? पूर्व अनुभव पर। अब समझना प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ। प्रतिस्थापन से आशय, अब आपसे पूछा जाए प्रतिस्थापन क्या होता है, तो रिप्लेसमेंट वाली चीजें आ रही है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? इसके स्थान पर वो, इसके बदले वो, तो नहीं तो कोई और सही, कुछ नहीं। बोलो प्रतिस्थापन का मामला ही अलग है, लेकिन यहां पर प्रतिस्थापन जो हो रहा है किसी वस्तु का नहीं, पूर्व अनुभव का ही होगा। 3 अर्थ बताऊंगा मैं प्रतिस्थापन के, ठीक है? प्रतिस्थापन के संबंध में गुथरी ने जो अर्थ दिया है उसको गुथरी की भाषा में, हमारी समझने की भाषा में और हमारी देसी भाषा में, तीनों चीजें अर्थ समझो। अर्जित या जन्मजात अनुक्रियाओं को, अर्जित या जन्मजात अनुक्रियाओं को बाद की उससे मिलती जुलती परिस्थितियों में लागू करना प्रतिस्थापन कहलाता है। अर्जित या जन्मजात अनुक्रियाओं को बाद की उससे मिलती जुलती परिस्थितियों में लागू करना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। पहला अर्थ ये याद करना। साथ में एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अगर मैं एक दिन ये प्लग वायर में, वायर का जो ये प्लग है ये इस बोर्ड में लगा रहा था और वायर लगाते समय मुझे करंट का झटका लगा, बोलो दर्द का अनुभव हुआ?
अगले दिन मैं कहीं जा रहा था, कोई खुला वायर पड़ा था, जबकि उसमें करंट भी नहीं था। बोलो उस वायर को देखते ही मैं क्या हो गया, डर गया और पीछे आंख खींच गए। बोलो क्यों? जो अनुभव मैंने अर्जित किया है उससे मिलती जुलती वायर वाली कंडीशन वापस आते ही मेरे कल का जो अनुभव है वो वापस वहां पर लागू हो गया। बोलो अनुभव का क्या हुआ बेटा? प्रतिस्थापन। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात कि अर्जित या जन्मजात अनुक्रियाओं को बाद की उससे मिलती जुलती परिस्थितियों में लागू करना कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है बेटा? प्रतिस्थापन कहलाता है। दूसरा अर्थ देखो, अपने पूर्व अनुभव को ध्यान में लाकर किसी समस्या का समाधान करना। बोलो कल का अनुभव पूर्व है, आज की समस्या का समाधान हो रहा है कि मैं उस वायर से दूर हो गया। बोलो क्या है? प्रतिस्थापन। आप फटफटी पर आए, फटफटी समझते हैं क्या? फटफटी का मतलब मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल से उतरे, किसी से बात कर रहे थे, बातों में इतने मशगूल हो गए कि साइलेंसर चिपक गया। बोलो दर्द का अनुभव। अगली बार जब भी आप मोटरसाइकिल से नीचे उतरोगे, मोटरसाइकिल खड़ी करते ही मोटरसाइकिल से दूर ही रहोगे, चाहे आप लाखों लोगों में हो, चाहे कितने ही दोस्त आपके क्लोज क्यों नहीं हो। बोलो उससे दूर जाओ, नहीं जाओ। तो ये याद रखना कि अर्जित या जन्मजात अनुक्रियाओं को बाद की उससे मिलती जुलती परिस्थिति में लागू करना प्रतिस्थापन कहलाता है, या पूर्व अनुभव को ध्यान में लाकर किसी समस्या का समाधान करना। बोलो क्या कहलाता है बेटा? प्रतिस्थापन कहलाता है। बोलोगे तो नहीं? पक्का? तो ये याद करना, प्रतिस्थापन का अर्थ आपको यहां पर विशेष रूप से समझना है। देखें, अर्जित या जन्मजात अनुक्रियाओं को बाद की उससे मिलती जुलती परिस्थितियों में लागू करना ये प्रतिस्थापन कहलाता है। नंबर 1। दूसरा अर्थ, अपने पूर्व अनुभव को ध्यान में लाकर किसी समस्या का समाधान करना। किसी समस्या का समाधान करना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। अनुभव का ही तो प्रतिस्थापन हो रहा है। आपने जो अर्जित अनुक्रिया की, आपने कोई कार्य सीख लिया, अरे कार्य भी आपका अनुभव ही है। नॉलेज है, नॉलेज भी तो अनुभव ही है। कहे हाँ सर मुझे इस सब्जेक्ट का अनुभव है, नॉलेज है, बात खत्म। इस कार्य को करने का मुझे अनुभव है, मुझे नॉलेज है, ज्ञान है। तो आप अपने पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव को अगर नवीन कंडीशन में यूज कर रहे हो, जैसे कि पहली कंडीशन थी वैसे ही दूसरी कंडीशन में यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन। अब दिमाग में आता है सर ये तो अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। अधिगम का क्या हो रहा है? स्थानांतरण। तो अधिगम स्थानांतरण में भी प्रतिस्थापन का भाव निहित होता है। ठीक है, वहां पर किसी मनोवैज्ञानिक की बात नहीं है और यहां पर एक मनोवैज्ञानिक की बात है। ठीक है भाई, वहां पर किसी पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिक ने कुछ नहीं कहा, यहां पर हम एक पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिक की बात करें कि जो अनुक्रिया हम एक बार सीख लेते हैं, उसी अनुक्रिया को हम अगर उसी से मिलती जुलती परिस्थितियों में लागू कर रहे हैं, बोलो क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन। अब अधिगम स्थानांतरण का अर्थ तो है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो ट्रांसफर में लागू थोड़ी कर सकते हो इसको। भाई कहीं पर बाधा आ रही है, कहीं पर भी सहायता मिल रही है, कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये चीजें भी आपको जाननी है कि अपने पूर्व अनुभव को ध्यान में लाकर किसी समस्या का समाधान करना कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है? तो प्रतिस्थापन कहलाता है। अगर मैं गुथरी के शब्दों में बताऊं, या शब्द लगाकर, गुथरी के अनुसार जब कभी उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों ही एक साथ प्रस्तुत हो जाए
दोनों ही एक साथ प्रस्तुत हो जाए तो दोनों के मध्य एक संबंध या एक अनुभव का निर्माण हो जाता है। अतः उसी संबंध या अनुभव को बाद की उससे मिलती जुलती परिस्थितियों में लागू करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। गुथ्री के अनुसार जब उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों ही एक साथ प्रस्तुत हो जाए तो दोनों के मध्य एक संबंध या एक अनुभव का निर्माण हो जाता है। अतः उसी संबंध या अनुभव को बाद की उससे मिलती जुलती परिस्थिति में लागू करना ही कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है बेटा? प्रतिस्थापन कहलाता है। हाँ, ऐसे आत्मसातकरण वाली बातें भी आ रही है। ठीक है, कौन सा तथ्य आ रहा है? आत्मसातकरण वाली बातें आ रही है, क्योंकि पूर्व अनुभव ध्यान में आ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये सिद्धांत थार्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर ही तो आधारित है। बोलो आत्मसातकरण किसका लॉजिक आ रहा है? ठीक है, आत्मीकरण कहो, आत्मसातकरण कहो, सादृश्यता का नियम कहो। बोलो थार्नडाइक ने गौण नियम बताया था ना? बोलो हाँ या ना? और किसी वस्तु के साथ अनुबंधन कहो ना? बोलो पावलोव की में था ही था। तो ये सारी बातें इसके अंदर ध्यान रखना कि जब गुथ्री के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों एक साथ प्रस्तुत हो जाए तो दोनों के मध्य एक संबंधी अनुभव का निर्माण हो जाता है। अतः उसी संबंधी अनुभव को बाद की उससे मिलती जुलती परिस्थिति में लागू करना क्या कहलाता है? तो प्रतिस्थापन कहलाता है। करेक्ट? हो सकता है ये बातें पल्ले नहीं पड़ी हो, लेकिन अब जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वो बातें पल्ले जरूर पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे गर्म लोहे की छड़, हाथ का स्पर्श होना, हाथ का दूर हटना, गर्म लोहे की छड़, हाथ का स्पर्श होना और हाथ का दूर हटना। बोलो क्या है? ध्यान दीजिएगा। गर्म लोहे की छड़ क्या है? उद्दीपक। और अनुक्रिया क्या हुई? हाथ का स्पर्श होना। और रिवर्स अनुक्रिया क्या हुई? हाथ का दूर हटना। बोलो क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ हुई कि नहीं हुई? उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों एक साथ आए कि नहीं आए? तो अचानक अगर गर्म लोहे की छड़ को हमारा हाथ छू लेता तो बोलो दर्द का अनुभव होगा कि नहीं होगा? बोलो एक अनुभव, एक संबंध बना या नहीं बना? अब याद रखना, जब यहां पर दर्द का अनुभव हो गया कि गर्म चीज से हमारा हाथ जल गया, जब यहां पर दर्द का अनुभव हो गया, एक संबंध बन गया, तो अगली बार किसी भी गर्म चीज को देखकर हम हमारे हाथ को ऑटोमेटिक पीछे रख लेंगे, क्योंकि पिछला अनुभव वापस याद आ गया। जैसे गर्म पानी की बाल्टी, हाथ को दूर रखना। गर्म पानी की बाल्टी, हाथ को क्या रखना? दूर रखना। बोलो क्या है? प्रतिस्थापन हो रहा है। बोलो पहले गर्म चीज से हमारा हाथ जल गया, बोलो यहां पर भी गर्म परिस्थिति, यहां पर भी गर्म की परिस्थिति है। बोलो दोनों कंडीशन में पहली परिस्थिति में जो अनुभव हुआ है उसी अनुभव को हम दूसरी परिस्थिति में लागू कर रहे हैं और समस्या का क्या कर लिया हमने? समाधान कर दिया। अगली बार हमें ये नुकसान नहीं हो। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप दैनिक जिंदगी में यूज करते हो कि दूध का जड़ा फोंक फोंक कर पीता है। बोलो हाँ या ना? और तुम जैसे तो दूध का जड़ा छाछ को भी छाण छाण के पीता है ना? फूंक फूंक के तो हर कोई पिए, छाण छाण के पियो, क्या दिक्कत है? एक बार अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया तो दोबारा आप कभी भी किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया बड़ी कमीनी है साहब। देखो दो बातें है ना, विश्वास ही धोखा है, और फिर आगे वाले ट्रैक पे लिखा होता है कि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। साला कहना क्या चाहते हो? हैं? एक और मौका है। धोखे भैया, है ना? अनुभव ही लगता है ये भी, है ना? सब धोखेबाज। अरे सब धोखा खाए हुए हैं तो धोखा देने वाला कौन है? हर किसी से पूछो कि ये मैंने धोखा खाया, मैंने ये कर दिया, मैंने कर दिया। साला
तब धोखे देने वाला है कहां है ना? मैंने तेरे को धोखा दे दिया, क्या हुआ? मैंने तेरे को कहां से धोखा दे दिया भाई? मतलब किसी भी प्रकार से देखो, हर इंसान को देखो, यार उसने मेरे को धोखा दे दिया, मेरे को धोखा दे दिया। इस दुनिया में जितने लोग हैं ना, वो सारे धोखे खाए हुए हैं, तो धोखा देने वाला है ही नहीं कोई। जैसे ये तो हमेशा देखो, जिंदगी में अपना तर्क अलग ही चलता है। आप किसी भी सब्जी वाले के पास में जाना, उसके पास में जितनी भी भिंडी पड़ी होगी ना, हर व्यक्ति अच्छी से अच्छी भिंडी लेने की कोशिश करता है, और शाम से हम होते होते उसकी सारी भिंडियां बिक जाती है। आप जाओगे, आप भिंडी सेलेक्ट करके तोड़ तोड़ के उसको देख देख के सेलेक्ट करोगे, फिर खरीदोगे, और शाम को होते होते उसकी सारी सारी भिंडियां क्या होती है? बिक जाती है। इसका मतलब भिंडी कोई खराब थी नहीं, हमारी नजर ही खराब थी, है ना? तो बात वही है, हमारा नजरिया क्या है। हर चीज अपना अपना तर्क देखती है, अनुभव देखता है। तो गर्म लोहे की छड़, हाथ का स्पर्श होना, हाथ का दूर हटना, गर्म पानी की बाल्टी, हाथ को दूर रखना, और भाई साहब दूध का जड़ा क्या कर रहा है? छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। बोलो, प्रतिस्थापन हो रहा कि नहीं हो रहा? हाया ना? चलिए साहब, वही बात है। एक दिन मैं कहीं गया था मेहमान बनकर, हाँ मेहमान बनकर गया, तो मुझे चाय पिलाई कटोरी में। कप में तो हर कोई देते हैं, तो मेरा हाथ जल गए, मेरे होठ जल गए। तो मैंने कहा मैं तो अब कटोरी में चाय नहीं पीऊंगा, अगर पीऊंगा तो तुम्हारे हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा, मेरे हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा, दूसरों के हाथों से ही पीऊंगा। ये बात अनु मलिक ने सुन ली, और उसने गाना बनाया, गर्म चाय की प्याली हो। अनुभवी तो है भाई हर चीज। अब याद रखना, गुथरी ने प्रतिस्थापन के तत्व को सिद्ध करने के लिए भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। किसके ऊपर प्रयोग किया? हे भगवान। गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए, आवाज नहीं, करने के लिए किसके ऊपर? भूखी बिल्ली पर क्या किया? प्रयोग किया। अब यहां पर भी आपको पूर्व अनुभव देखने को मिलेगा, और पूर्व अनुभव को नवीन परिस्थितियों में लागू करना, उसे मिलती जुलती परिस्थितियों में लागू करना ही कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, समझे कैसे? CAT, केट, केट मतलब वाह, ठीक है। तो गुथरी ने अपने सिद्धांत का, ये कुत्ता ज्यादा लग रहा है, मान लो बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली को इस पिंजरे में रखा गया, और ये बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। इस बिल्ली के पिंजरे में, जैसे इस पिंजरे में इस बिल्ली को बंद किया, यहां पर क्या लगाया? एक कैमरा, स्विच लगाया। बावली पहुंची है क्या? स्विच, स्विच। गजब करते हो यार, स्विच। अरे भाई स्विच यहां होगा, अगर होगा तो यहां पर बटन होगा तो यहां होगा, ऊपर लटक लटक के कौन सा स्विच दबाएगी वो? हाँ, बिल्ली कुछ भी कर सकती है। तो देखो, ये कैमरा लगाया गया और यहां पर स्विच लगाया गया, एक बटन लगाया गया, और बाहर थोड़ी देर बाद में बिल्ली के सामने क्या रखा? मछली मांस का टुकड़ा रखा। जैसे मछली के सामने, बिल्ली के सामने मछली रखी गई, मांस का टुकड़ा रखा गया। पहले बिल्ली शांत बैठी हुई थी, भूखी थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। जैसे मछली का टुकड़ा रखा गया, ये भूखी बिल्ली उछल कूद करने लगी, मतलब इस पिंजरे को खोलने का क्या करने लगी? प्रयास करने लगी। लेकिन इसे दरवाजा खुला ही नहीं, और इसके द्वारा जो उछल कूद की जा रही थी ना, वो सारी सारी उछल कूद अनुक्रियाएं, क्रियाएं किस में रिकॉर्ड हो रही थी? इस कैमरे में। तो इस बिल्ली ने इस पिंजरे को खोलने के लिए, मछली के टुकड़े को लेने के लिए कितने प्रयास किए? 800। कितने प्रयास किए?
800 प्रयास किए लेकिन दरवाजा नहीं खुला, मतलब इसको हार मिली, असफलता ही मिली। लेकिन 800 प्रयास तो खत्म हो गए। 800 के बाद में जब इसने एक प्रयास और किया तो इसने अपना राइट वाला पंजा यहां पर मारा, चाहे गलती से हो कैसे भी हो, लेकिन राइट वाला पंजा यहां पर पड़ा और दरवाजा खुल गया और ये बाहर आकर मछली का टुकड़ा खा जाती है। थोड़ी देर बाद इस बिल्ली को वापस इस पिंजरे में रखा गया, बटन बंद हुआ। थोड़ी देर बाद मछली का टुकड़ा उसके सामने रखा। अब बिल्ली ने 800 प्रयास नहीं किए, बिल्ली सीधी उस पॉइंट के पास गई और अपना पिछली बार जिस पंजे से इसने दरवाजा खोला था, जिस बटन को दबाया था, जिस पंजे से दबाया था, उसी पंजे से इसने इस बार भी उस बटन को दबाकर दरवाजा खोल लिया। अब मैं आपसे एक प्रश्न यहां पर पूछता हूं, बोलो पिछली बार का अनुभव इस परिस्थिति में लागू हुआ कि नहीं हुआ? पहले की परिस्थिति भी वही है, अभी की परिस्थिति भी वही है। तो अपने पूर्व अनुभव या पूर्व की अर्जित अनुक्रिया को बाद की उससे मिलती जुलती परिस्थिति में लागू करना, प्रतिस्थापन। यह तो बात हो गई। अब और समझना है विशेष बात, यहां पर जो मैं नोट डालकर इस बात को लिखूंगा। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि गुथरी के अनुसार सीखना क्या है या किसका परिणाम है, बता बेटा। एकल प्रयास। गुथरी के अनुसार सीखना क्या है? एकल प्रयास का परिणाम है। मुझे एक बात बताओ, इस बिल्ली को दरवाजा खोलना कब आया? कब आया? एक ही प्रयास में। 800 प्रयास में इसको सफलता नहीं मिली, 800 प्रयास में इसको सीखना कुछ भी नहीं हुआ। इसको दरवाजा खोलने का अनुभव कब हुआ? केवल एक प्रयास में। तो याद रखना, गुथरी ने इसके आधार पर क्या कहा था? नोट गुथरी के अनुसार सीखना एकल प्रयास का क्या है? परिणाम है। सीखना एकल प्रयास का परिणाम है। मतलब दरवाजा खोलना, इसको 800 प्रयास हुए लेकिन दरवाजा खोलना आया क्या? लेकिन 800 के बाद में जब इसने पहला प्रयास किया, बोलो एक ही प्रयास में इसको दरवाजा खोलना आ गया। आपको कोई राइफल दी जाए, आपको 5 राउंड दिए जाएं, 4 राउंड आपके खाली निकल के, बोलो सफलता मिली क्या? और लास्ट वाले राउंड में आपको सफलता मिल गई, बोलो सफलता कौन से राउंड को जाएगी? 5वें का नहीं, एक ही राउंड। एक राउंड मैंने ऐसा किया जिसमें मैंने को सफलता मिली। भैया आपको निशाना लगाना आया कब? ठीक है, एक राउंड में आया, बाकी 4 राउंड तो बेकार है। जो चीज बीत गई, जो बीत गई। आपने रीड का 5 बार एग्जाम दे दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन लास्ट इस बार में आपको क्या हुआ? सिलेक्शन हुआ। तो आप क्या कहोगे? मैंने 5 प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली, लेकिन एक प्रयास फिर मैंने और किया, मेरे को क्या मिली? सफलता मिली। तो सीखना एकल प्रयास का परिणाम है। ये कौन कहता है? गुथरी। बोलो यहां तक की बात कंप्लीट है। अरे भाई प्रतिस्थापन अनुभव का कैसे हुआ, ये समझे कि नहीं समझे? इसके आगे भी सिद्धांत की बातें हैं। गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय स्किनर के सिद्धांत का खंडन किया और लिखा कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य समीपता का होना अति आवश्यक है, वहां पर पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती। गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय स्किनर के सिद्धांत का विरोध करते हुए लिखा कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य समीपता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि समीपता के अभाव में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो यह बात भी आपको इसी सिद्धांत की पर्टिकुलर चीजों में आगे जोड़नी है। नोट, गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय स्किनर के सिद्धांत के पुनर्बलन का खंडन किया और लिखा कि, आवाज नहीं, और लिखा कि किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी विषय वस्तु को
सीखने के लिए या किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य, आवाज नहीं, उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य समीपता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि समीपता के अभाव में किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं हो सकता। समीपता के अभाव में किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं हो सकता। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे बात करूं, जैसे दूर के डूंगर सुहाने लगते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब हम किसी पहाड़ को दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर मनोरम दृश्य होगा। जब हम उस पहाड़ के पास जाके नजदीक जाके देखते हैं तब पता चलता है कि वहां पर कांटे और भांटे के अलावा कुछ नहीं है। बोलो हकीकत का पता कब चला? जब हम समीप गए। उद्दीपक पहाड़ है, अनुक्रिया हम गए। बोलो हकीकत का पता, वास्तविकता का पता कब चलता है? जब उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य समीपता होगी। सीखना कब होगा? उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य समीपता होने पर। हमारे गांव में कोई व्यक्ति होता है जिसे पूरा गांव बेकार समझता है, नालायक समझता है। आप कहीं एक दूसरे शहर गए थे, दूसरे शहर में वो व्यक्ति मिल गया, आप उसके साथ गाड़ी में बैठ कर आए, 4 से 5 घंटे का सफर आपने एक साथ तय किया। उसकी बातों को सुनने के बाद आपके मन में विचार आता है, यार जितना लोग इसके बारे में कहते हैं उतना तो कुछ है ही नहीं। मतलब उसके बारे में हकीकत का पता कब चला? जब समीप गए। कोई व्यक्ति गांव के अंतर्गत आइडियल बनकर घूमता है, आदर्शात्मक बनकर घूमता है, ये करना, पूरा गांव उसकी बात मानता है। आप किसी दूसरे शहर में किसी काम से गए, वो भी वहां पर दूसरे शहर में घूमने के लिए गया, वैसा वहां पर आपने कुछ और ही दशा में देखा उसको। बोलो हकीकत का पता कब चला? जब हम किसी के, वही कोई व्यक्ति अच्छा है कि बुरा, उसका हकीकत का पता तब चलता है जब उसके साथ रहते हैं। ये हकीकत है। किसी भी व्यक्ति को पहचानो तो जब तक हम उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलता कि ये सही है कि ये गलत है। तो समस्या का समाधान तो समीपता पर ही चलेगा। तो दूर के डूंगर सुहाने लगते हैं, है ना। बीरबल की खिचड़ी। अब मुझे एक बात बताओ, बीरबल की खिचड़ी पकी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आग और हांडी के बीच में गैप ज्यादा था। बोलो अनुक्रिया होगी नहीं, चावल पकेंगे ही नहीं। ये सारी बातें इसके अंतर्गत याद रखें। गुथरी ने अपने समीपता के तथ्य को प्रकट करने के लिए, गुथरी ने समीपता के तत्व को सिद्ध करने हेतु पीटर व खरगोश पर प्रयोग किया। पीटर एक 3 साल का छोटा बच्चा था और उस पीटर के घर में खरगोश भी था। ये पीटर इस खरगोश को देखते बहुत ज्यादा डरता था। एक दिन पीटर के परिवार वाले, ये पीटर का परिवार है, पीटर के पापा, पीटर की मम्मी, पीटर के 2 भाई और ये पीटर छोटा सा, ठीक है। ये पीटर खरगोश को देखकर बहुत ज्यादा डरता था। एक दिन पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठा हुआ था। इधर से कौन आ गया? खरगोश आ गया। कौन आ गया भाई? खरगोश आ गया, रैबिट आ गया भाई। ये खरगोश को भाई जो शब्द लिख दिया तो ये खरगोश है, यहां लिखूं ये खरगोश है। तो खरगोश खेलता खेलता उछल कूद करता हुआ पीटर की फैमिली के पास जहां खाना खा रहे थे ये लोग, यहां पर आ गया।
खरगोश को देखकर पीटर डरने लगता है, भयभीत हो गया। ये बात पीटर के पापा को पता चली, पीटर खरगोश को देख के डर रहा है। तो पीटर के पिताजी ने क्या किया, इस खरगोश को उठाकर पीटर की गोद में ही रख दिया और पीटर का हाथ पकड़कर उस खरगोश के ऊपर घुमाने लगे और पीटर को कहा, ये तुझे नहीं काटेगा, तू इसके साथ खेल सकता है, ये बहुत अच्छा है। पीटर का भय खत्म हो गया। बोलो, जब तक खरगोश दूर था पीटर डर रहा था, जैसे ही खरगोश पास में आया पीटर का डर खत्म हो गया। बोले, समस्या का क्या हो गया, समाधान। तो उद्दीपक कौन था, खरगोश। अनुक्रिया क्या थी, डरना। तो गोत्री यही कहता है, किसी भी समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या नहीं हो, समीपता नहीं हो। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य समीपता का होने पर समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है, और जब तक उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य समीपता नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे जीवन में भी यही चीज चलती है। जैसे हम गाय भैंस के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो छोटे बच्चों के पास में अगर हमारे परिवार के बच्चों को लेकर चलते हैं तो वो छोटा बच्चा क्या करता है, उस गाय भैंस के बच्चे को देखकर ही डरने लगता है, हाथ वो पीछे पीछे ले जाता है। लेकिन हम अगर उसका हाथ पकड़कर उसके सिर पर अगर ऐसे घुमा दें, थोड़ी देर बाद में पता चलता है, अगले दिन पता चलता है कि वो बच्चा उस गाय के बछड़े के साथ खेल रहा है। कुत्ते का छोटा सा पिल्ला अगर इधर उधर मोहल्ले में खेलता खेलता है या घूमते घूमते अपने घर में आ जाता है, हम छोटे बच्चे को उसके पास ले जाते हैं तो वो कुत्ते के छोटे बच्चे को देख के डरता है। लेकिन अगर उस पिल्ले के ऊपर उस बच्चे का हाथ अगर हम घुमाने लगे, थोड़ी देर बाद में उसका भय खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन आपको पता चलता है कि वो छोटा बच्चा उस कुत्ते की बच्चे की टांग पकड़ के, पूंछ पकड़ के घसीट रहा है, उसके ऊपर बैठ रहा है, उसको उठा उठा के नाली में पटक रहा है। बोलो, भय खत्म होता कि नहीं होता। तो ये भय खत्म क्यों हुआ, क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या हो गई है, समीपता हो गई है। तो समीपता के अभाव में समस्या का समाधान संभव नहीं है। ठीक है, ये पूरा सिद्धांत इस प्रकार से चलता है। तो दो बातें सीखने को मिलती है, एक तो पूर्व अनुभव के माध्यम से सीखना होता है, और एक उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य समीपता का होना जरूरी है। छाप डालो। आवाज नहीं। चेंज करो।
चेंज, आवाज नहीं। उतार लिया इसको, उतारो। चेंज, लेके आगे।
तो देखो, 5 सिद्धांत है। 5 सिद्धांत के अंतर्गत पावलोव का सिद्धांत, और पावलोव का सिद्धांत में कैसे बालक पुनर्बलन के इसके अनुबंधन के माध्यम से या पुनरावृत्ति के आधार पर, अभ्यास के माध्यम से कौन कहता है? थार्नडाइक कहता है। स्किनर क्या कहता है? निरंतर अनुक्रिया कहता है। क्लार्क क्या कहता है? आवश्यकता पूर्ति कहता है। और गुथरी क्या कहता है? पूर्व अनुभव कहता है। तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का कहना है। चेंज। पक्का?
आगे बढ़े। गुरुजी, हम अपनी बुद्धि का कितने प्रतिशत उपयोग करते हैं? 1 या 2%, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इंसान अपनी बुद्धि का 1 या 2% से ज़्यादा यूज करने लग जाएगा तो वो भगवान बन जाएगा अपने आप में। लिखें, आगे बढ़े। तो ये कौन सा सिद्धांत हुआ बेटा आपका? प्रतिस्थापन सिद्धांत। और प्रतिस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? E.R. गुथ्री। करेक्ट। कितने सिद्धांत पूरे हुए? 5। ठीक है। और 5 सिद्धांतों में सीखने की बात की गई और सीखने का तरीका अलग अलग। पावलोव के सिद्धांत में पुनरावृत्ति अनुबंधन, थांडा के सिद्धांत में अभ्यास, स्किनर के सिद्धांत में निरंतर अनुक्रिया, क्लार्क के सिद्धांत में आवश्यकता पूर्ति और इसमें पूर्व अनुभव। ये व्यवहारवादी सिद्धांत आपके पूरे होते हैं। अगले के संज्ञानवादियों के अनुसार अधिगम के सिद्धांत। संज्ञानवादियों के अनुसार, स्कूल ऑफ कॉग्निशन, संज्ञानवादियों के अनुसार अधिगम के सिद्धांत। संज्ञानवादियों के अनुसार अधिगम के सिद्धांत। अब दोस्तों, संज्ञानवादियों के अनुसार अधिगम के सिद्धांत है, तो इसमें पहला सिद्धांत बहुत ही हल्का और प्रैक्टिकली दे रहा हूं। अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत। अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत। और अधिगम के सोपानिकी सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? रॉबर्ट गेने। सिद्धांत कब दिया? 1970। इसकी एक किताब है, फेमस पुस्तक, कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग। और इसने अधिगम के 8 प्रकार बताए। अधिगम के कितने प्रकार बताए? तो 8 प्रकार बताए। अधिगम के कितने प्रकार बताए? तो 8 प्रकार बताए। अब ये अधिगम के जो 8 प्रकार हैं, इन 8 प्रकारों के संबंध में क्या स्थिति रखनी है, उसके ऊपर फोकस करो। इस सिद्धांत में आपको केवल और केवल अधिगम के 8 प्रकारों के नाम, वो भी क्रम से ध्यान में रखना है, बाकी थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़नी। कैसे? देखो, वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 प्रकार। सबसे पहला है संकेत अधिगम। दूसरा है उद्दीपक अधिगम। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। चौथा है शाब्दिक अधिगम। पांचवा है विभेद अधिगम। छठा है प्रत्यय अधिगम। सातवां है नियम सिद्धांत अधिगम। और 8वां है समस्या समाधान अधिगम। अच्छा बताओ, किसी भी विषय वस्तु को सीखने का या अधिगम का सर्वोच्च स्तर माना जाता है समस्या समाधान। हम अगर किसी भी बिंदु को सीख रहे हैं, किसी भी विषय वस्तु को सीख रहे हैं, तो उसके सीखने का पीछे का कारण क्या है? समस्या का समाधान करना। ठीक है। जैसे आप अपने सब्जेक्ट को सीख रहे हो, या गणित सीख रहे हो, साइकोलॉजी सीख रहे हो, बोलो क्यों सीख रहे हो? क्योंकि आप समस्या का क्या करना चाहते हो? समाधान करना चाहते हो। तो यही बात आपको यहां पर भी ध्यान रखनी है। अब याद रखना, संकेत अधिगम का संबंध किससे है बेटा? पावलोव। इसका संबंध किससे है? थार्नडाइक से। और इसका संबंध किससे है? स्किनर से। अब यहां पर देखना, कंट्रोवर्सी है यहां। देखो, चेन लर्निंग और चेनिंग
दोनों अलग अलग हैं। चेनिंग का संबंध किसे है? स्किनर से। तो श्रृंखला अधिगम सिद्धांत किसका है? स्किनर का है। श्रृंखला अधिगम सिद्धांत का संबंध है किससे है? सिद्धांत किसका है? स्किनर का है। लेकिन श्रृंखला अधिगम नाम किसने दिया? रॉबर्ट गे ने। एक लड़की प्रतिदिन कॉलेज जाती है, कॉलेज से आती है, अपना बस बैग पलंग पर फेंकती है, दूसरे दिन वहीं से उठाकर कॉलेज चली जाती है। लड़की के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार किस प्रकार का व्यवहार है? तो श्रृंखला अधिगम। बोलो किसी कार्य को कंटिन्यूज करना, लगातार वैसा का वैसी कार्य करते रहना, बोलो क्या है? श्रृंखला अधिगम। लेकिन किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त करते हुए क्रमबद्ध रूप से सीखना, बोलो क्या है? श्रृंखला अधिगम सिद्धांत है। नाम किसका है? रॉबर्ट गेने का। लेकिन सिद्धांत किसका है? स्किनर का। कंट्रोवर्सी में, कंफ्यूज में कभी नहीं जाना। अगर कोई बालक किसी भी कार्य को लगातार एक ही तरीके से दोहराता है, इसका मतलब उसकी श्रृंखला है। और श्रृंखला अधिगम किसका है? गेने का। एक बालक किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त करते हुए क्रमबद्ध रूप से सीखता है। बोलो क्रमबद्ध रूप का मतलब ही क्या होता है? कंटिन्यूस सीखना, निरंतर सीखता है। बोलो क्या है? श्रृंखला अधिगम ही तो बनता है। लेकिन ये अधिगम है, सिद्धांत है, एक सीखने का तरीका है। तो तरीका किसने दिया? सिद्धांत के रूप में स्किनर दिया। और नाम कौन सुझाता है? गे ने सुझाता है। बोलोगे तो नहीं। एक लड़की कॉलेज जाती है, पलंग पर बैग फेंकती है, बैग उठाकर दूसरे दिन वहीं से कॉलेज चली जाती है। लड़की के द्वारा किया गया व्यवहार, ये गेने का श्रृंखला अधिगम। करेक्ट? बोलोगे तो नहीं? अरे हाँ या ना? चलिए साहब, पहले, दूसरे और तीसरे, ये क्रम से याद रखना है आपको। हाँ, नीचे से ऊपर की ओर सबसे सर्वोच्च स्तर कौन सा है? समस्या समाधान। ये तीनों को मिलाकर अगर मैं कह दूं तो ये कौन सा स्तर बनता है? स्मृति स्तर। अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए शिक्षण के, सर नमस्ते, मोहित शर्मा, एक बार मोहित उड़ते हुए तीर को ले रहा है। डिमांड कर रहा है ना? एक बार आहा कर दो। आपके फेस से अच्छा लगता है आहा। तो भाई स्मृति स्तर कौन सा स्तर बेटा? स्मृति स्तर। याद रखना स्मृति स्तर का, याद रखना जिसके बिहार पर हम 3 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। बोलो पावलोव का सिद्धांत छोटे बच्चों को सिखाने में सहायक, थांडे का सिद्धांत मंदबुद्धि बच्चों को सिखाने में सहायक, स्किनर का सिद्धांत सामान्य बालकों को सिखाने में सहायक। बोलो स्मृति स्तर पर ही तो आधारित है। किसी वस्तु के साथ अनुबंधन करते हुए बालकों में वो ज्ञान डालना या बच्चों को वो नॉलेज सिखाना, बोलो किसके ऊपर आधारित है? बच्चा खुद समझदार है क्या यहाँ? बोलो किसी न किसी चीज को उसको बुद्धि के लेवल पर ही सिखाया जा रहा है। ये 3 स्तर ऐसे आते हैं। फिर से ये आता है अवबोध स्तर में। किसमें बेटा? अवबोध स्तर में। मतलब बालक खुद इन चीजों को सीख सकता है, ज्ञान ग्रहण कर सकता है। और ये दोनों स्तर जो मिलते हैं ये किसमें आ जाते हैं? चिंतन स्तर में। ठीक है, चिंतन स्तर। अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए शिक्षण के स्तर कितने होते हैं तो 3। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा। स्मृति स्तर का संबंध किससे है? हर्बर्ट से। किससे है? हर्बर्ट से। अवबोध स्तर का संबंध किससे है? मॉरिसन से। किससे है? मॉरिसन से। चिंतन स्तर का संबंध किससे है? हंट से। ठीक है, ये क्रम से विशेष ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर की ओर क्रम में बढ़ना है। 2018 सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्रम से पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, हैं? तो ये कंटिन्यूस ही आपको ध्यान में रखना है। 8 नाम क्रम से आने चाहिए। करेक्ट? लिखें।
ये सारी पंचायत कहां जा रही भाई? हाँ जी, आगे बढ़े। आवाज नहीं। तो ये आपका संज्ञानवादी के अनुसार पहला सिद्धांत है। चलिए साहब आगे बढ़े। नंबर 2, दूसरा सिद्धांत, सामाजिक अधिगम विकास सिद्धांत। प्रतिपादक कौन? बांडुरा। कहां के हैं ये? कनाडा। सिद्धांत कब दिया? 1977। बांडुरा। बांडुरा की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के ऊपर ध्यान दो। पुस्तकें कौन कौन सी हैं देखें, पुस्तकें कौन कौन सी हैं। द सोशल लर्निंग थ्योरी, लर्निंग थ्योरी, द सोशल लर्निंग and personality development, the social learning and personality development, the social foundation, thought and action, the social foundation, thought and action, the psychological modeling, ये 4 किताबें किसकी है? तो बांडुरा की। इसके सिद्धांत को अवलोकनात्मक सिद्धांत, अवधारणात्मक सिद्धांत, अनुकरणात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, प्रोज्य सिद्धांत, और क्षेम सिद्धांत भी कहते हैं। हाँ, साइकोलॉजिकल मॉडलिंग। बेटा अवलोकनात्मक सिद्धांत, अवधारणात्मक सिद्धांत, अनुकरणात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, प्रोज्य, फाउंडेशन, थॉट एंड एक्शन।
बता लिया। गहने के सिद्धांत से जो प्रश्न बनेगा वो तो अधिगम के सिद्धांतों का क्रम पूछा जाएगा, या अधिगम के नाम का क्रम पूछा जाएगा, या कौन सा नाम गहने ने नहीं सुझाया, किताब का नाम पूछा जाता है, सन पूछा जा सकता है, ठीक है। या वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था 2012-13 की जो जो टेट पे हुआ था, वो टेट में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, लड़की कॉलेज जाती, कॉलेज से वापस आती है, ठीक है, क्योंकि लड़के तो कॉलेज जाते ही नहीं है ना, लड़की ही जाती है। सही बात है ना? हाँ, तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता था मैं। सही बात है, मतलब हर प्रकार की नैतिकता का विकास है तुम्हारा ही हुआ है। चलिए साहब, है ना? खाई होगी, हो लड़ाई होगी, हैं? लड़ाई मत करो भाई, लड़ाई मत करो। बात देखें, आहा, चलिए, ये जो सिद्धांत है बांड्रा का, बांड्रा एक समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे जो सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से सीखने पर सबसे ज्यादा बल देते थे। बांड्रा एक कौन थे? समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे जो सामाजिक क्रियाओं पर सीखने पर सबसे ज्यादा फोकस करते थे। अब सामाजिक विकास का मतलब क्या? कि समाज द्वारा, समाज एवं परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देख देखकर सीखना ही सामाजिक अधिगम है। सामाजिक अधिगम का मतलब क्या होता है? समाज एवं परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देख देखकर सीखना ही क्या है? सामाजिक विकास कहलाता है। बांड्रा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए, याद रखना, बांड्रा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि बालक समाज और परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर उनका देखने का मतलब अवलोकन। बांड्रा के अनुसार बालक अपने समाज और परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर उनका अनुकरण करते हुए सीखता है। बांड्रा के अनुसार, साफ साफ शब्दों में बता रहा हूं कि बांड्रा के अनुसार, बांड्रा के सिद्धांत की मूल व्याख्या क्या है? तो बांड्रा एक ही बात कहता है कि बालक समाज और परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर उनका अवलोकन करते हुए, उसका अनुकरण करते हुए सीखता है। चाहे कैसे? कि चलना फिरना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, गाना पीना, सोना उठना, बैठना, नहाना धोना, जिंदगी का हर प्रकार, हर कार्य बोल कैसे सीखेगा? अनुकरण के माध्यम से। अवलोकन करेगा, देखेगा तो वैसा करेगा। आप किसी छोटे बच्चे को कुछ भी कहो कि बेटा ऐसा करो, वो नहीं करेगा, लेकिन आप जैसा कर रहे हो बालक वैसा जरूर करेगा। इसलिए छोटे बच्चों से अगर कोई काम करवाना चाहते हो तो आप उसके सामने वैसा काम पहले कर लीजिए, वो बालक ऑटोमेटिक वैसा काम करने लगेगा। ये हकीकत है। बालक आपका कहना कभी नहीं मानेगा, लेकिन आपने अगर कोई काम किया है तो बालक उस कार्य को देखकर वैसा जरूर करेगा ही करेगा। तो बांड्रा के अनुसार बालक अपने समाज एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर उनका अवलोकन करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए सीखता है। जैसे चलना फिरना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, गाना पीना, सोना उठना, बैठना, नहाना धोना, हर प्रकार का काम। बांड्रा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जीवित जोकर और गुड़िया पर प्रयोग किया। किसके ऊपर? जीवित जोकर एवं गुड़िया पर प्रयोग किया। जीवित जोकर का मतलब ये अभिनेता हमारे लिए अभिनय करते हैं, ये जोकर ही तो है। बोलो ये शानो, ये अभिनेता जो हमारे लिए अभिनय करते हैं, बोलो किसका काम करते हैं? ये जोकर का ही काम करते हैं। ये बात इसमें ध्यान रखना हमेशा। बांड्रा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए
ठीक है, जीवित जोकर और गुड़िया पर प्रयोग किया। अब यह अनुकरण ही है, अवलोकन और अनुकरण ही है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। मोबाइल ही तो है, मोबाइल ही तो बोलता ही है, मोबाइल तो, इसमें क्या दिक्कत है, सामान्य बात है। जो चीज होनी है वो तो होकर रह गई, अब उसके ऊपर फिर हम कुछ भी एक्शन ले तो फिर वो तो बेकार की बात है। गाना बजना था, बज गया। तो जितने भी अभिनेता हैं, उन अभिनेताओं के माध्यम से जितनी प्रकार की डायलॉग डिलीवरी की जाती है, वैसा हम वैसा अनुकरण करने लगते हैं। लेकिन अगर हम पुष्पा मूवी से पहले तू कंधा झुका के कर चलते हो तो पागल है क्या, या यूं कहते तेरे यहाँ पे गठान हो गई, बोले ऐसे ही चलते थे ना। लेकिन जैसे ही उसने फिल्म में उस रोल को अदा किया, डॉक्टर साइको नाम समझकर पागल समझाए क्या, साइको है अपन, है ना। तो भाई साहब वही बात है। अब इसको मैं झुक के चलूं, अगर मेरे गांव में ऐसे चल के जाऊं तो बड़े बुजुर्ग लाठी मार के कहेंगे तेरे की क्या कमर टूट गई है, सीधा चल। लेकिन भाई साहब अभिनेता या फिल्मी इंडस्ट्री में तो ये तो फैशन बन गया। बोलो हाँ या ना। हमारा ड्रेसिंग सेंस जैसा भी हो, बोलो हम पाश्चात्य संस्कृति का अवलोकन किया और वैसा अनुकरण करना शुरू कर दिया। बोलो जो ड्रेस जहां पर देखी वैसा हमने भी एक फैशन डिजाइन के रूप में हम उसको एक्सेप्ट कर लिया। बोलो देखा तो अनुकरण किया। हम चलते हैं भाई, बिल्कुल नॉर्मली चलते हैं, लेकिन अभिनेता अभिनेत्रियों के चलने की स्टाइल को ही हम कॉपी करते हैं, बिल्कुल मटक मटक कर चल। रैंप वॉक, कैट वॉक होता है ना, उसमें ऊंची ऊंची हिल की चप्पल पहन के अभिनेत्रियां चलती है ना भाई। कोई भी अभिनेता आता है भाई, सो कोई भी, है ना, जो मैं एक बार बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डिलीट कर देता हूं। हाय, तो वही बात है भाई। तो जो कुछ भी क्या है, वंश मोर को कोई सपना चौधरी का डांस हो रहा है, ये वंश मोर तुम गड्डियां उछाल रहे हो, नोट उछाल रहे हो, और मैं वैसा करके दिखाऊंगा, हैं? हो गया हो गया, बस आगे आ जाओ। तो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसके ऊपर प्रयोग किया? अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसके ऊपर प्रयोग किया इसने? जीवित जोकर और गुड़िया पर प्रयोग किया। अब थ्री माउंटेन के आधार पर प्रयोग हुआ, गुड़िया पर जो प्रयोग हुआ था वो थ्री माउंटेन के आधार पर प्रयोग किया था। 3 बार प्रयोग प्रैक्टिकली देखने को मिला कि बालक अगर किसी प्रकार के कार्य को या व्यवहार को बंद कमरे में भी देख लेते हैं तो बाहरी वातावरण आने पर बालक भी वैसा करने लगता है। कुछ बच्चों को बंद कमरे में रखा गया, उसमें बहुत सारे खिलौने थे, उन खिलौने में बहुत बड़ा एक खिलौना था जिसे हम कहते हैं, एक घुसा मारते हैं वो अपनी जगह वापस आके खड़ा हो जाता है, हिट मी जिसे हम कहते हैं। उस खिलौने को उसने मारा, किसी गुड़िया ने मारा, तो थोड़ी देर बाद में सारे बच्चों ने उसको देखा, थोड़ी देर बाद में सारे खिलौनों को कमरे से बाहर लाइन से जमा दिया गया। तो कमरे से निकलने वाला हर बच्चा उस बड़े वाले खिलौने को घूंसा मार के हुए ही निकला। मतलब एक बार जैसा देख लिया बालक वैसा ही करता है। मतलब बालक को कहने पर बालक वैसा नहीं करेगा। अगर उसको कहते हैं इस बड़े वाले गुड्डे को तुम मुक्की मारो, मुट्ठी मारो, लेकिन बोलो बच्चे नालायक होते हैं, आपका कहना कभी नहीं मानेंगे, ये हकीकत याद रखना। लेकिन अगर उस लौट आओ, है ना, देखो धारा प्रवाह में चलना होता है, उसमें बहना नहीं होता है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो धारा प्रवाह में चलो, बहो मत। शुभम, तेरे से तो मेरा पुराना रिश्ता है, ये आवाज, ये हंसी अच्छे से पहचानता हूं मैं। वो तो ब्रजभूषण नहीं आया, बाकी ये क्लास का माहौल कुछ और होता है ना। अब देख लो सर, लड़की बचपन से ही झाड़ू पोछा करने लग जाती है, क्यों? वो मम्मी को कार्य करते हुए देखती है, बालक वैसा खाने बनाने का कार्य अनुकरण देखा गया तो वैसा करेगा, ये हकीकत है। लेकिन तू रवि चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर, शादी के बाद तेरे को ही करना है ना। चलिए साहब लिखें,
बांडुरा एक समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे। लिखें, बांडुरा एक समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे। बांडुरा एक समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे। बांडुरा एक क्या थे बेटा? समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे। बांडुरा एक क्या थे बेटा? समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक क्रियाओं पर सामाजिक क्रियाओं पर अध्ययन किया। जिन्होंने सामाजिक क्रियाओं पर अध्ययन किया। जिन्होंने सामाजिक क्रियाओं पर क्या किया बेटा? अध्ययन किया। जिन्होंने सामाजिक क्रियाओं पर क्या किया? अध्ययन किया। करेक्ट। लेकिन सामाजिक अधिगम से आशय, सामाजिक अधिगम से आशय, सामाजिक अधिगम से आशय, कैसे आशय बेटा? सामाजिक अधिगम से आशय। दोस्तों, सामाजिक अधिगम से आशय के संबंध में आपसे अगर जो जानकारी प्राप्त की जाती है ना, तो उस चीज में देखना आप कि एक बात आपको समझ में आएगी कि समाज एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर सीखना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। लिखें, समाज एवं परिवार के सदस्यों द्वारा समाज एवं परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को, समाज एवं परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देख कर सीखना ही, समाज एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देख देख कर सीखना ही क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सामाजिक अधिगम कहलाता है। सामाजिक अधिगम कहलाता है। करेक्ट। नेक्स्ट लिखें, बांडुरा के अनुसार बालक, बांडुरा के अनुसार बालक, बांडुरा के अनुसार बालक अपनी समाज एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा, बांडुरा के अनुसार बालक अपने समाज एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा, बांडुरा के अनुसार बालक अपने समाज एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा, अपने समाज एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर, किए जाने वाले कार्यों को देखकर ही सीखता है। किए जाने वाले कार्यों को देखकर ही सीखता है। करेक्ट। बांडुरा के अनुसार बालक अपने समाज एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर सीखता है। जैसे चलना फिरना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, गाना पीना, सोना उठना बैठना, नहाना धोना। ठीक है, लेकिन जैसे चलना फिरना, खेलना कूदना, चलना फिरना, खेलना कूदना, चलना फिरना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, खाना पीना, ये सारी बातें कहां से? अवलोकन और अनुकरण। देखेगा तो बालक वैसा करेगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसके ऊपर प्रयोग किया? तो जीवित जोकर एवं गुड़िया पर प्रयोग किया। बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसके ऊपर प्रयोग किया बेटा? जीवित जोकर एवं गुड़िया पर प्रयोग किया। लिखें, बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए
बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जीवित जोकर एवं गुड़िया पर प्रयोग किया। बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसके पर प्रयोग किया? जीवित जोकर एवं गुड़िया पर प्रयोग किया। जीवित जोकर एवं गुड़िया, बाबी डॉल पर प्रयोग किया। ओके, अब याद रखना, तो यहां तक की बातें आपके सामने आ गई। अब चीजें समझनी है आपको। बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए अपने सिद्धांत के कितने सोपान बताए? 4। कितने? 4 सोपान बताए। और आपको पता हो तो अभी आपको सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है ना, उसमें ये 4 सोपान पूछे हैं। बांडुरा के सिद्धांत के 4 सोपान पूछे गए थे। लिखें, बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय, बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय 4 सोपान बताए। बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय 4 सोपान बताए। बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय कितने सोपान बताए? तो 4 सोपान बताए। अब ये 4 सोपान कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहले है अवधान। अवधान का मतलब होता है अटेंशन। दूसरा है धारण। क्या है बेटा? धारण या धारणा, रिटेंशन। तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण। क्या है? पुनः प्रस्तुतिकरण। अब पुनः प्रस्तुतिकरण को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन। और चौथा आता है अभिप्रेरण। क्या आता है बेटा? अभिप्रेरण या पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट या मोटिवेशन, ठीक है, या पुनर्बलन। अब याद रखो, अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और अभिप्रेरण, ये 4 सोपान है। इधर देखो सभी बेटा, अवधान का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को क्या करना है? देखना या ध्यान केंद्रित करना। बालक जिस कार्य को देखेगा या जिस कार्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करेगा उसको क्या करेगा? सीखेगा। सीखना या ग्रहण करना, ग्रहण करना। पुनः प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या होता है? व्यवहार में लागू करना, मतलब अपने व्यवहार में उस चीज को प्रचलित कर देना। यहां पर अभी जो सेकंड ग्रेड में जो शब्द आया, यहां पर उत्पादन आया है। क्या आया है? उत्पादन आया। अरे उत्पादन का मतलब अगर जो चीज सीखी है उसी को आपने लागू कर दिया तो आपके व्यवहार में नया व्यवहार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और यहां पर त्रुटि सुधार, बच्चा अगर किसी भी चीज को गलत कर देता है तो मम्मी पापा या शिक्षक के माध्यम से त्रुटि सुधार का कार्य होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, बांडुरा ने कितने सोपान बताए? 4। सबसे पहले किसी कार्य को क्या करना है? देखना। फिर उसको क्या करता है बालक? फिर उसको अपने व्यवहार में लागू करता है। और जहां पर भी गलती होती है हम उसको सुधार देते हैं। बोलो अधिगम प्रवाही हुआ या नहीं हुआ? बोलो ये 4 सोपान आपको सेकंड ग्रेड वाले प्रश्न वाले एग्जाम में ही पूछे गए। बना लो फॉर्मेट। और टर्मोलॉजी अगर चाहिए, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रेजेंटेशन और मोटिवेशन। आज 4 घंटे की क्लास मेरी हो गई है? कल इंग्लिश की हुई थी? होगी। ऐसा क्यों है? ये वो मनोज जी कहाँ गए हैं? गुरु जी को समस्या है? हाँ, अरे इन 4 घंटे में बोर तो नहीं हुए रे? मेरी क्लास में नहीं होते हो? चलिए साहब, अब देखो एक बात मजे की बता देता हूं, सुनो ध्यान लगाकर, बहुत मजेदार बात। पक्का सुना दो? पक्का? बांडुरा के इस सिद्धांत को प्रेक्षणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है।
तेरे को मजा आया कि नहीं आया मैं तो सुनाऊंगा। मजा नहीं आया, साला यहां पर जान हथेली पे आ रही है और तेरे को मजा नहीं आया। तो देखो कैसे कि बांडुरागी से सिद्धांत को लिखना नहीं है बेटा, बांडुरागी से सिद्धांत को हम और किसके नाम से बेटा, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा सिद्धांत? प्रेक्षणात्मक, मतलब प्रायोगिक। प्रेक्षणात्मक का मतलब होता है प्रैक्टिकली प्रायोगिक। ठीक है, समझे कि बांडुरा के अनुसार जब बालक बालिका, प्रेक्षणात्मक क्यों कहते हैं? बांडुरा के अनुसार जब बालक बालिकाओं के सामने जब कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, कि बांडुरा के अनुसार जब बालक बालिकाओं के समक्ष कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए और उन्हें इस बात का ज्ञान न हो कि उन्हें करना क्या है, तो बालक अपने आसपास के वातावरण को देखकर, आसपास की परिस्थितियों का अवलोकन कर दूसरे लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ही दोहरान करने लगता है या अनुकरण करने लगता है। अतः इस व्यवहार को प्रेक्षणात्मक व्यवहार कहते हैं। समझना वापस, बांडुरा के अनुसार जब बालक बालिकाओं के समक्ष कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए और उसे इस बात का ज्ञान न हो कि उसे करना क्या है, तो बालक अपने आसपास की परिस्थितियों का अवलोकन कर दूसरे लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ही अनुकरण करने लगता है, जिसे प्रश्नात्मक व्यवहार के नाम से जाना जाता है। बड़े भैया की शादी है, अब सामाजिक संस्कार कैसे होते हैं, सामाजिक प्रोग्राम कैसे होते हैं, सामाजिक रीति रिवाज कैसे निभाने होते हैं, हमें थोड़ी पता। बड़े भैया की शादी थी, शादी में हम गए और गाना गाया कि हम आए हैं बाराती बारात लेके, यही तो गाया, यही भाई है कि नहीं है? और ये भैया जो कह रहा था बड़े बड़े भैयों के छोटे भैया, ओहो, तो वैसा बारात लेके गए। सामेला होता ना, वर पक्ष और वधु पक्ष के लोग मिलते हैं, जो भी उपहार होते हैं वो कपड़े लत्ते वगैरह बदलते हैं। अब बैठ रहे, बैठ 2 मिनट, बैठ। तो मैं तेरी बात बता रहा हूं, जा अब जा जा, अब जा जा जा। तो सामेला होता है, वर पक्ष और वधु पक्ष के लोग मिलते हैं, कपड़े लेते इधर उधर देते लेते हैं। अब आपको भी पता है कि भाई मेरा भी नंबर आएगा और सगे संबंधी से गले मिलना है, ऐसा ना हो। अब आपको ये पता नहीं कि वहां जाकर करना क्या है, तो आप अपनी बारी का इंतजार करते करते दूसरे लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ढंग से देखते हो। तिलक कैसे लगाना है, कवर कैसे लेना है, कैसे देना है, गले कैसे मिलना है, बोलो हाथ कैसे मिलना है, राम राम कैसे करना है, बोलो ऐसे तो देखते हो। और जब आपका नंबर आता था आप भी वही प्रोग्राम दोहरा के आते हो जो आपने सब पहले पिक्चर देखी है, बोलो हाँ या ना। तो बोलो ऐसे व्यवहार को हम क्या कहते हैं? प्रेक्षणात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे।